जय हिंद। देखिए, मोदी जी ने 2 अगस्त को एक प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया था ई रूपी के नाम से। और ये ई रूपी जो है बड़े यूनिक तरीके से काम करता है, जो कि बहुत सिंपल है। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब ई रूपी जो है बेसिकली यूपीआई का ही एक एडवांस वर्जन है। ई रूपी जो है गवर्नमेंट ने 2 अगस्त 2021 को लॉन्च किया था। और जो अब यूपीआई है वो पहले से चलता आ रहा है, मीन्स 11 अप्रैल 2016 को। यूपीआई एक अलग टॉपिक है। आज हम जो बात करेंगे वो ई रूपी के बारे में बात करेंगे। इन दोनों को जो जिसने बनाया है वो है एनपीसीआई। एनपीसीआई का मतलब है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मीन्स कि हमारे देश के अंदर जितने भी पेमेंट्स का ट्रांसफ़र जो होता है वो एनपीसीआई हैंडल करती है। एनपीसीआई के अंडर ही ये सब चीज़ें होती हैं। मीन्स एक इसको अम्ब्रेला टाइप भी कहा जाता है कि ये सारे जो ट्रांसफर्स हैं इसी के अंडर होती है। अब ये मैसेज या क्यूआर कोड है, जिसमें आपको एक स्पेसिफिक कोई सुविधा भेजनी हो तो वो आपको क्यूआर कोड के रूप में मिल जाएगी। मीन्स अगर आपने कोई चीज़ का पेमेंट करना है तो आप उसका क्यूआर कोड सेलेक्ट करके उसको पेमेंट कर सकते हैं। ये बड़ी तेज़ी से काम करता है। क्यूआर कोड का मतलब है कि क्विक रिस्पांस। अब देखिए, दूसरा ये कि किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है जिस पर क्यूआर कोड नहीं आएगा। अब अगर छोटा मोबाइल है, छोटा मोबाइल का मतलब है कि एसएमएस के थ्रू आपको कोड मिल जाएगा। एसएमएस का शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। तो इसमें आपको उस एक मैसेज आएगा जिसमें वो कोड उसमें दिया जाएगा। आप जिस दुकानदार से जिससे भी कोई चीज़ लेनी है तो वो कोड बताएंगे और कोड बता के वो आपका वो पैसा वो वहाँ से डिडक्ट कर लेगा, वहाँ से वो कट जाएगा पैसा। ये देखते हैं कि इसके बाद ये कैसे काम करता है। अब सरकार क्या करती है कि कई बार अगर उनको हैंडीकैप में साइकिल देना है या स्विंग मशीन देनी है, महिलाओं को स्विंग मशीन देनी है, तो या तो स्विंग मशीन के अंदर घोटाला हो जाता है या वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, या कई तरह का ऐसा, जैसे किताबें देनी है या लैपटॉप देना है। अब क्या हुआ कि पीछे मास्क बांटना था तो मास्क के अंदर भी बहुत सारा घोटाला होता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट करना कुछ और चाहती है और वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मीन्स जो स्पेसिफिक चीज़ के लिए जैसे पैसा किसी के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है तो वो उसी, ये जो ई रूपी है ये उसी के लिए एक काम करेगा। मीन्स बहुत जो हमारा जो बीच में जो घोटाला है ये सब रुक जाएगा। अब सरकार को अगर किसान को पैसा देना है उसको यूरिया को परचेज़ करने के लिए, तो वो सरकार क्या करेगी, किसान के मोबाइल के ऊपर उतने अमाउंट का एक क्यूआर कोड बनाकर उसके मोबाइल पे मैसेज के थ्रू डाल देगी। और जब किसान को अगर यूरिया लेना होगा तो वो वहाँ से अपना कोड दिखा के ले सकते हैं। तो कई बार क्या करता है कि किसान, चलो जी मेरे अकाउंट में इतना पैसा आया है, तो हम लोग चलो कई बार किसान उसके आधे पैसे का कहीं और खर्च कर देता है या शराब ले लेता है। तो वो जाके जब पेमेंट की बात आएगी तो वो कहेगा कि लो मेरे पास तो ये क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन कर लो। जब स्कैन करेगा तो वो इनवैलिड दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्यूआर कोड उस दुकान के लिए बना ही नहीं था। इन सब के पीछे जो काम कर रही है वो इनवैलिड क्यों है? इन सब के पीछे जो काम कर रहा है वो एनपीसीआई है, जो ये सारा पेमेंट का जो सारा कुछ देख रहा है। मीन्स उसने वो कोड तो बनाया ही नहीं, जो एक पर्पज़, जिस पर्पज़ के लिए वो कोड बनाया था वो सिर्फ यूरिया को परचेज़ करने के लिए बनाया था, शराब की दुकान को पेमेंट करने के लिए नहीं था। तो वो वहाँ पर इनवैलिड दिखाएगा। अब वो जो पैसा है वो सिर्फ यूरिया के दुकानों पे ही चलेगा। जो क्यूआर कोड जो उनके मोबाइल पे डाला तो वो उनकी यूरिया के दुकानों पे ही चलेगा। इंडिया में कहीं भी यूरिया की दुकान है, किसान अगर कहीं से भी लेना चाहे तो यूरिया की दुकान पे वो क्यूआर कोड बन जाएगा। एनपीसीआई इसके पीछे एक यही काम कर रहा है ताकि वो जो पैसा है, सरकार का जो पैसा है, वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जाए। सरकार ने महिलाओं में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उनके अकाउंट में 5,000 रुपये या 2,000 रुपये, जितना भी पैसा सरकार ने डिसाइड किया है, उनके मोबाइल पे उतने अमाउंट का एक क्यूआर कोड बना के भेज दिया। और एक क्यूआर कोड तो वहाँ जिन्होंने ये स्कीम लेनी है, और एक क्यूआर कोड वहाँ भेजा है जहाँ से उनको ये चीज़ें जहाँ से लेनी है। अब वो क्यूआर कोड कैसे काम करेगा? क्योंकि वो क्यूआर कोड
जितनी भी अपने इंडिया के अंदर जितनी भी दुकानदार हैं, जितने भी किताबों के दुकानदार हैं, वो क्यूआर कोड उनके पास वहाँ पर होगा। महिलाएं जहाँ भी वो पुस्तक जिस भी शहर में जाती हैं, वो पुस्तकालय या दुकान पे जाकर वो क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और वहाँ पर वो उससे रिलेटेड सारे जो पुस्तक लेनी है वो वहाँ से ले सकती है। लेकिन कई बार क्या करते हैं कि महिलाएं जो हैं वो अगर उनके पास 5,000 रुपये का क्यूआर कोड है तो वो क्या करती हैं कि उसमें से 1,000 या 2,000 रुपये का शॉपिंग कराती हैं, और या कहीं जाके कहीं ब्यूटी पार्लर पे जाके अपना मेकअप करा आती हैं। तो उसमें कहते हैं कि जब पेमेंट की बात आती है तो वो क्यूआर कोड कहते हैं कि ये मेरे पास ये क्यूआर कोड है, आप ये क्यूआर कोड स्कैन कर लो। लेकिन अब मज़े की बात ये है कि वहाँ पर ये क्यूआर कोड नहीं चलेगा। अब क्यूआर कोड क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि एनपीसीआई ने सिर्फ 2 ही क्यूआर कोड बनाए हैं। एक वहाँ पर जहाँ पर जिसको ये चीज़ लेनी है, और दूसरा क्यूआर कोड वहाँ जहाँ से ये चीज़ लेनी है। तो पर ये काम ही नहीं करेगा वहाँ पर, क्योंकि वो क्यूआर कोड वहाँ पर बना ही नहीं है। वहीं किताब की दुकान पे ही क्यूआर कोड मैच करेगा, दूसरी कहीं पर भी मैच नहीं करेगा। तो ये जो सरकार की जो ये जो स्कीम है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसीलिए ही बनाया गया है कि सरकार का जो पैसा है, जो ग्राउंड ज़ीरो के लिए बनाया गया है, वो एक स्पेसिफिक पर्पस जो है उसी के लिए ही यूज़ हो, दूसरा कहीं भी यूज़ नहीं होगा। अब ये कैसे काम करेगा? जैसे कि अगर कोई कंपनी है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है या कोई भी एफएमसीजी कंपनी है, अपने एम्प्लॉयज़ को कहीं पर जैसे टूर पे भेजती है, एम्प्लॉयज़ जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आप इस यहाँ पर ठहर लीजिए, तो वो यहाँ पर उनका टूर प्लान जो होता है उसके हिसाब से वो ठहरते हैं, तो कंपनी से रिम्बर्स कराते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ज़्यादा महंगे वाले होटल ना हो के वो सस्ते वाले होटल में अपना विज़िट करते हैं और वहाँ का पैसा बचाते हैं, और कंपनी से जो महंगे वाला होटल होता है उसका पैसे का रिम्बर्स करा लेते हैं। तो कंपनी का वहाँ पर बहुत सारा लॉस होता है। तो इसलिए कंपनी ने ये जो स्ट्रक्चर है वो उसको कैसे करा है कि जैसे उन्होंने बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को भेजने के लिए बैंक को रिक्वेस्ट भेजी है कि आप मेरे को इतने पैसे का एक क्यूआर कोड दे दो। बैंक क्यूआर कोड जो बनाने का रिक्वेस्ट जो होता है वो एक प्रोसेस होता है, वो एनपीसीआई को भेजेगा। एनपीसीआई ही उतने अमाउंट का जो प्रोसेस है, जो क्यूआर कोड है वो अपने डायरेक्ट बैंक को भेज देगा। बैंक उसके बाद क्या करता है कि बैंक जो क्यूआर कोड है, वो जिसने क्यूआर कोड का रिक्वेस्ट भेजा है, जैसे कोई भी कंपनी ले लो, आप सैमसंग ले लो या नोकिया ले लो या कोई भी मोबाइल कंपनी या दूसरी कोई भी रिक्वेस्ट भेजो तो उसको वापस भेजती है। वो कंपनी क्या करती है कि आप ये लो क्यूआर कोड, ये ताज होटल का या किसी भी होटल का जो उन्होंने क्यूआर कोड बनाया उस क्यूआर कोड वहाँ भेज देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब ये नहीं होगा कि जैसे पहले जो एम्प्लॉयज़ थे, पहले महंगे वाले होटल जो अप्रूव्ड होटल था वहाँ ना ठहर के सस्ते वाले होटल में ठहर कर पैसा बचा लेते। लेकिन अब जो क्यूआर कोड है वो महंगे वाले होटल का है, जिससे कि क्या है कि वो पैसा भी वहाँ पर जिस होटल का है वो जो क्यूआर कोड है वो वहीं पर ही यूज़ होगा। जो कंपनीज़ का जो पैसा पहले वेस्ट होता था, जो पैसा एम्प्लॉय अपनी जेब में डाल लेते थे, वो सब चीज़ें यहाँ पर रुक जाएंगी। अब क्या है कि एम्प्लॉयज़ भी उस जो बाकी जो बचा हुआ जो क्यूआर कोड है, जहाँ पर कई बार क्या होता है विज़िट नहीं होती या वो क्यूआर कोड बच जाता है, तो फिर वो दोबारा से अपना बैंक को भेज देते हैं और बैंक उस क्यूआर कोड के अगेंस्ट में जितना पैसा उनका बचा होता है वो उनको कंपनीज़ को दे देता है। इससे क्या है कि कंपनीज़ के पैसे भी बचते हैं और विज़िट प्लान कंपनी के अकॉर्डिंग ही होता है। और इसमें बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जिसमें सरकार क्या करती है, जैसे कई बार क्या होता है कि पेट्रोल का खर्चा देते हैं, या कई बार क्या करते हैं कि इतना पैसा ले लो, चलो इतना पेट्रोल डलवा लो और इतना विज़िट कराओ। तो वो क्या करते थे, विज़िट नहीं करते थे, पेट्रोल का पैसा वो भी अपनी जेब में डाल लेते थे, तो विज़िट भी नहीं होती थी, पैसा भी चला गया, काम सरकार का पैसा भी खर्च हो गया। अब क्या करा है सरकार ने, इसमें कुछ ऐसा जैसे इस स्ट्रक्चर के अंदर भी इतना क्यूआर कोड उनके अकाउंट में डाल दिया, और आप पेट्रोल पंप पे और पेट्रोल और क्यूआर कोड जो है वो एनपीसीआई ने क्या करा कि इतना
एक अमाउंट का जो क्यूआर कोड है वो जिस पर्सन ने खर्च करना है उसके अकाउंट में, और जहाँ से पेट्रोल भरवाना है वो पूरे पेट्रोल पंप्स के अंदर क्यूआर कोड वो वैलिड कर दिया। अब आपको जो क्यूआर कोड का पैसा आपके हाथ में नहीं आया, आपको विजिट भी करनी पड़ेगी, और आपको जो पेट्रोल का जो पैसा है वो क्यूआर कोड के थ्रू ही वहाँ सर पेमेंट होगी। तो पैसा भी गया, अब तो विजिट करनी ही पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा, और सारी चीज़ें अब उनके तरीके से चलना भी पड़ेगा। ये जो पूरा सिस्टम जो चल रहा है, ये एनपीसीआई ही इसको देख रही है। एनपीसीआई के अंडर ही ये सारा काम हो रहा है। वो कैसे काम कर रही है, मीन्स इसके लिए ना तो इंटरनेट की ज़रूरत है, मीन्स जिनको स्कीम्स लेनी है या जिनके पास वो मैसेज आएगा उनको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। मीन्स जहाँ जैसे अगर एनपीसीआई को क्यूआर कोड सेंड किया तो वहाँ तो इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे पास अगर मुझे लेना है तो मेरे पास तो क्यूआर कोड ही आएगा या मैसेज आएगा, तो मुझे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर पैसा कटना है, जहाँ पर जैसे हमारे पास जो क्यूआर कोड आया है या कोई मैसेज आया है, वहाँ पर इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पर हम लोगों को पेमेंट करनी है, जिस दुकान के ऊपर पेमेंट करनी है, उनको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और, इसमें किसी भी तरह के ऐप्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोगों को कई बार पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं मार्केट में, पेटीएम हो गया, यूपीआई, फ़ोन पे हो गया, या गूगल पे हो गया, या भीम ऐप हो गया, बहुत सारे ऐप मार्केट के अंदर हैं। तो उस तरह के ऐप की ज़रूरत नहीं है। पहले हम करते थे, लेकिन अब हमें ऐप की ज़रूरत नहीं है। अब तो सिंपल सा एक क्यूआर कोड आया, क्यूआर कोड दुकानदारों को पेमेंट करने के लिए, वो क्यूआर कोड वहाँ पर उनको स्कैन कर लिया और पेमेंट कर। और इसमें किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों को कोई ऐप डाउनलोड करना है तो उसमें केवाईसी का ज़रूरत हो, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ना ही किसी भी तरह की लिमिट इसके अंदर बनती है। मीन्स कि अगर आपको 10,000 का क्यूआर कोड है या 20,000 का, इसमें किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं है। कितने पैसा देके कितने का भी क्यूआर कोड आप बनवा सकते हो। अब मान लीजिए अगर कोई एनजीओ संस्था है, और कई बार जैसे क्या होता है कि उसको कोई बाढ़ आ गई है, बाढ़ पीड़ितों को कुछ खाना देना है, या कहीं पर किसी संस्था को या किसी अनाथालय को खाना देना है, तो वो क्या करेगी कि इतने पैसे का एक अपना होटल से टाई अप करेगी, उतने पैसे का एक क्यूआर कोड बनाएगी। तो वो क्या करेगी कि अगर 2,000 कूपन उसने बनाए हैं, तो संस्था क्या करेगी, 1,000 कूपन या 2,000 कूपन जो है वो अनाथालय के वहाँ पर दे देगी, और जहाँ से खाना लेना है तो वो उस होटल वाले को दे देगी, ताकि वो वहाँ से जो अनाथालय वाले जो हैं या जिसने खाना लेना है, तो वो वहाँ पर क्यूआर कोड दिखाएं और वो क्यूआर कोड से वहाँ से खाना वहाँ से ले लें। अब ये सारी जो एक्टिविटी है, मोदी जी का जो मिशन था एक डिजिटल इंडिया को लेकर, कि उन्होंने जो स्कीम्स अपने किसान भाइयों को देनी थी या महिला एजुकेशंस में देनी थी, तो वो ये सब चीज़ें, ई रूपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि पेमेंट जो है ना, अगर 1,000 रुपये देना है या किसी को 5,000 रुपये देना है, तो मोदी जी ने एक डिजिटल इंडिया के माध्यम से ये स्कीम को सक्षम बनाने में बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और वो स्कीम जो है वो 2,000 का है या 5,000 का है, वो वहीं पर पहुंचेगा जहां पर उसकी ज़रूरत है। मतलब अगर आपका 5,000 रुपये का स्कीम है, 5,000 रुपये दिए हैं, अगर 4,000 रुपये वहाँ का खर्च हो रहा है, तो वो 4,000 रुपये वहाँ उसी जगह से ही आप परचेज़ कर सकोगे। बाकी का 1,000 रुपये है, तो वो 1,000 रुपये अगर खर्च नहीं हुए तो वो दोबारा वही गवर्नमेंट में चले जाएंगे। इसका मतलब है कि वहाँ हमारा जो पैसा है वो स्पेसिफिक रीज़न और स्पेसिफिक पर्सन ही यूज़ कर पाएगा। इसका कोई चोरी नहीं होगा, किसी तरीके का कोई गलत चीज़ों में इसका यूज़ नहीं होगा। धन्यवाद। आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी अपलोड की हुई वीडियो है फ्यूचर में आपके तक पहुंच सके।